हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम 6 नवंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप सभी जानते हैं कि आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। तो वहां पर जाकर आप इसे इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये हर साल हिंदू बिजनेस लाइन नाम की संस्था के द्वारा दिया जाता है। अब 2023 में इसका जो बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड है, इससे इसने आरबीआई को सम्मानित किया है। हाल ही में भारत के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने फिफ्थ बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से आरबीआई को सम्मानित किया। देखिए, वैसे ये जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा वो 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 आरबीआई को दिया गया और ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कलेक्ट किया है। देखिए, बिजनेस लाइन में चेंज मेकर की भूमिका निभाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कोरोना काल में आरबीआई ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं, अपना फुल 100% योगदान दिया है, इसीलिए इसे 2023 के बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए, 6 कैटेगरी में से एक कैटेगरी तो ये हो गई। इसके अलावा अदर 5 कैटेगरीज की बात करें तो आइकॉनिक चेंज मेकर की कैटेगरी का जो अवार्ड है, ये अमूल कंपनी को दिया गया। इसके अलावा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है हरके और एजुकेट गर्ल्स नाम की 2 एनजीओ को। इसके अलावा फाइनेंशियल चेंज कैटेगरी का अवार्ड प्रधानमंत्री जन धन योजना को दिया गया है। चेरी लर्न सॉफ्टवेयर को द यंग चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसके अलावा स्टेलैब्स टेक्नोलॉजीज को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से ये 6 कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा हाल ही में प्रदान किए गए। अब यहाँ पर देखिए, बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड की स्पेशली बात की जा रही थी तो ये 2015 में शुरू किया गया था और यह जो पुरस्कार है उन लोगों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिसने अपने काम के माध्यम से समाज में या इकोनॉमी में चेंजेस किए हों, सुधार लाए हों और अपना योगदान दिया हो। तो ऐसे लोगों को या ऐसी संस्थाओं को बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। 2023 में यह अवार्ड भारत की आरबीआई को दिया गया। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सोमनाथ मंदिर, जो कि आप जानते हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। हाल ही में इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को चुना गया है। तो अब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं और ये अगले 5 साल तक इस पद पर रहने वाले हैं। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर, जैसा कि अभी हमने बात की, ये गुजरात के सोमनाथ में स्थित है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतिहास में मोहम्मद गजनी, जिसे महमूद गजनबी के नाम से जाना जाता है, इसने 1024-25 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के हाल ही में नए अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद आ जाइए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, प्रीवियस एग्जामों में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा, हर साल 5 नवंबर को पूरे वर्ल्ड में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत कब की गई? तो इस डे को मनाए जाने की शुरुआत 2016 में की गई थी। सुनामी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक डिजास्टर है फ्रेंड्स। समुद्र में ऊंची उठती हुई लहरों को, जो कि नॉर्मली भूकंप के कारण उठती है, इन्हें सुनामी कहा जाता है। इसके प्रति तटीय लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से, इस आपदा के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर अ रेसिलिएंट फ्यूचर 2023 में इस डे की थीम है। इसके अलावा एक और अदर डे को याद रखिए, 3 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर्स रिजर्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल बायोस्फीयर्स रिजर्व डे पूछे तो 3 नवंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में 5 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 क्वार्टर 3 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? देखिए, आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए पहले कि ये जो इंडेक्स है फ्रेंड्स, इस आधार पर किसी भी शहर को रैंकिंग देता है कि उस शहर में जो रेसिडेंशियल एरिया है, रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग है, वहाँ पर रहने के लिए महंगाई कितनी बड़ी है, मतलब रहने के लिए रेंट में कितनी स्पीड से बढ़ोतरी हुई, इस आधार पर इस इंडेक्स में रैंक दी जाती है। अब यहाँ पर प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 के क्वार्टर 3 की बात करें तो इसमें शीर्ष स्थान पर फिलीपींस के मनीला को रखा गया है। देखिए, ये क्वार्टर 3 है, मतलब जुलाई से सितंबर तक के आंकड़ों को जारी किया गया है इस इंडेक्स में। इसे जारी नाइट फ्रैंक नाम की एक संस्था करती है और इसके इस इंडेक्स के अनुसार पूरे वर्ल्ड में इन 3 महीनों में मनीला में आवासीय कीमतों में ऑलमोस्ट 21% की वृद्धि देखी गई है, जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी शहर में सबसे ज्यादा है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक असेसमेंट बेस्ड इंडेक्स है फ्रेंड्स, जिसमें इस साल 46 शहरों को शामिल किया गया। अब 46 शहरों में पहले स्थान पर तो आ गया मनीला, जो कि फिलीपींस का शहर है। दूसरे स्थान पर इसमें दुबई को रखा गया है और तीसरे स्थान पर रिहायशी इलाकों में सबसे तेज बढ़ोतरी के मामले में शंघाई शहर को रखा गया है। सबसे लास्ट में इस इंडेक्स में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को को जगह दी गई है। तो ये हो जाते हैं टॉप 3 और सबसे लास्ट शहर। अब भारत की बात करें, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 46 शहरों में भारत के भी 3 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें देखिए मुंबई इस इंडेक्स में 4थी रैंक पर रखा गया, उसके बाद दिल्ली 10वीं रैंक पर और बेंगलुरु को 17वीं रैंक पर रखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहले स्थान से था, तो ये मनीला है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे आ जाइए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो देखिए, यहाँ पर पहला फैक्ट तो ये नोट कर लीजिए कि मुंबई में हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है, जिसे कोस्टा सेरेना नाम दिया गया। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो ये केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में देखिए पोर्ट और शिपिंग मिनिस्टर हैं, जिनके द्वारा मुंबई में भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का इनॉग्रेशन किया गया है। ये जो क्रूज लाइनर है फ्रेंड्स, ये भारत का देखो अपना देश नामक पहल का एक हिस्सा है, जो कि भारत में घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? तो व्हाइट हाइड्रोजन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी खोज यूरोपीय देश फ्रांस में की गई। फ्रांस में देखिए वहाँ के नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के 2 साइंटिस्टों ने मिलकर इस हाइड्रोजन के फॉर्म को खोजा है। अब यहाँ पर व्हाइट हाइड्रोजन की बात करें तो ये देखिए नेचुरली पैदा होता है फ्रेंड्स, जो कि प्राकृतिक रूप से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। इसे गोल्डन हाइड्रोजन या जियोलॉजिक हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। अदर जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके स्थान पर व्हाइट हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। इसे पूरी तरह से देखिए 100% रिसाइकल किया जा सकता है और इससे प्रदूषण भी ना के बराबर होता है। फ्रांस के पहले भी माली, यूएसए, रूस सहित अन्य देशों में व्हाइट हाइड्रोजन को पहले खोजा जा चुका है और अब यूरोप के देश फ्रांस में व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम बन गई है। आंसर भी हो जाएगा। इस कंपनी की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए ये रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी है, जिसने हाल ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त किया है और इस प्रकार इस संस्था से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम पहली कंपनी बन गई है इंडिया की। अब इस कंपनी की बात करें, कंपनी क्या काम करती है इसकी बात करें, तो कंपनी देखिए आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत भारत में ड्रोन के डिजाइन, विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कंपनी है।
अब अगर हम देखिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो ये भारत सरकार की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करने वाली सिविल एविएशन की एक रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इस संस्था से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का क्या नाम है? तो देखिए, भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान ने एक वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का आयोजन किया है, जिसका नाम अभ्यास पूर्वी आकाश रखा गया। अब देखिए, इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स, वो 30 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 5 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। ये भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास है, जिसे इस बार अभ्यास पूर्वी आकाश नाम दिया गया। इस अभ्यास के दौरान देखिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस को पहली बार तैनात किया गया। अब इसे आयोजित किए जाने का उद्देश्य क्या है, इसकी बात करें तो वायुसेना द्वारा अपने वायु शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपने साहस का परिचय देना इस कमांड स्तरीय अभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य था। नाम क्या दिया गया? तो इसे अभ्यास पूर्वी आकाश नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय वायुसेना की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसका गठन 8 अक्टूबर 1932 में किया गया था और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष के पद पर हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की पहले हम बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन देखिए हाल ही में दक्षिण कोरिया में किया गया और इस साल 2023 में यह 15वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप थी, जिसमें देखिए पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। भारत ने देखिए एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऑल ओवर 55 मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें से 21 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। इस तरह से ऑल ओवर 55 मेडल के साथ इंडिया पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। अब यहाँ पर देखिए 21 हमने गोल्ड जीते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शूटर हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि एमपी के खरगोन जिले से आते हैं, इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड अपने नाम किया। इसके अलावा भारत की आयुषी पोडेर और श्रियंका सदंगी की जोड़ी ने टीम इवेंट में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड अपने नाम किया है। ऑल ओवर एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में हमने 21 गोल्ड अपने नाम किए। ऑल ओवर मेडल हमारे 55 हैं। अब यहाँ पर देखिए मेडल टेली के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले स्थान पर चाइना है मेडल टेली में, जिसने 76 मेडल अपने नाम किए और इसमें से 33 गोल्ड चाइना ने अपने नाम किए हैं। भारत की अभी हमने बात की 55 मेडल आए हैं और थर्ड नंबर पर है साउथ कोरिया, जिसने 57 मेडल अपने नाम किए इस चैंपियनशिप में, जिनमें से 16 मेडल गोल्ड है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत देखिए 1967 में की गई थी और एशियन शूटिंग फेडरेशन के द्वारा इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत मेडल टेली में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे आखिरी क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष जस्टिस राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। राजेंद्र मेनन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जिन्हें हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वैसे देखिए, इस पद पर इनकी जो नियुक्ति है वो एक बार पुनः की गई है, क्योंकि इससे पहले 2019 में इन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और अब 2023 में ये लगातार इनका दूसरा कार्यकाल है, जो कि 6 जून 2027 तक चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की बात करें तो ये एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत की गई है। देश के किसी भी सिविल न्यायालयों में सशस्त्र बल के सदस्य और बल के बीच में विवादों के फैसले में जो देरी होती है उसे निपटाने के लिए, उसे हल करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था के हाल ही में नए अध्यक्ष
जस्टिस राजेंद्र मेनन नियुक्त किए गए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 6 नवंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट में, हम महोत्सव या फेस्टिवल को आगे बढ़ाते हैं जो कि हमने लास्ट सेशन में भी देखे थे। तो देखिए पर्पल उत्सव या साओ जोआओ उत्सव गोवा राज्य में मनाया जाता है। 2023 में अट्टुकल पोंगल, ओणम पर्व और त्रिशूर पूरम उत्सव केरल राज्य में आयोजित किया गया। खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया गया। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन हाल ही में महाराष्ट्र में किया गया था। ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड के कोहिमा में 2023 में किया गया है। इसके बाद माघ या भोगाली बिहू, अंबुबाची मेला और बेखो त्योहार का आयोजन असम में किया गया। 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव और उगादी उत्सव का आयोजन हाल ही में 2023 में कर्नाटक राज्य में किया गया। चेरचेरा महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में, अवतार महोत्सव का आयोजन राजस्थान में और तामू महोत्सव 2022 का आयोजन हाल ही में सिक्किम में किया गया था। तो ये सभी फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में, जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष पर शिव नादर को रखा गया है। केरल ज्योति पुरस्कार टी पद्मनाभन को दिया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इनकोर सॉफ्टवेयर इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया। चर्चित केमन द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में स्थित है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे आइए, पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया। इनका संबंध शास्त्रीय गायन से था। केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार 2023 एस.के. वसंथन को दिया गया। अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में भारत का गुजरात राज्य पहले स्थान पर रहा है। और लास्ट देखिए, पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इजीली इसका जवाब आप कमेंट में दे पाओगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।